हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी मित्रों। साथियों, आप सभी का फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होना है 9 अप्रैल को। उसी के रिगार्डिंग मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हिंदी व उत्तराखंड पर आधारित प्रैक्टिस सेट का भाग छठा। इससे पहले मैं आपको प्रैक्टिस सेट के ऊपर 5 वीडियोस दे चुका हूँ मित्रों। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां जाकर के उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। मैंने उन सभी वीडियोस में मित्रों आपको इन प्रश्नों के उत्तरों के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए हुए हैं, जिससे कि आपको आपके आगामी एग्जाम के लिए मदद हो जाएगी। मित्रों, आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट, इसमें मैंने 50 प्रश्नों को इंक्लूड किया है, जिसमें 20 हमारे हिंदी के प्रश्न तथा 30 हमारे उत्तराखंड के प्रश्न हैं। अगर आप लोग इसमें 40+ स्कोर करते हैं तो ऐसा आप लोग मान के चलिए कि आपकी तैयारी अच्छी खासी है। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मित्रों, आपको ज़्यादा समय ना खराब करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा, कौन सा एक वर्गीय व्यंजन नहीं है? मित्रों, मैं ऐसे इसमें ना किसी प्रकार के किसी पेन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो आप लोगों ने अपना आंसर लगा लेना है और उसके बाद आप लोग वीडियो प्ले करके अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। तो मित्रों, पहला ऑप्शन है हमारा लौ, ख, चौ तथा द। ये चार हमारे ऑप्शन है मित्रों। आप लोगों ने बताना है कि निम्न में से कौन सा एक वर्गीय व्यंजन नहीं है। तो मित्रों, आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? तो आप सभी जानते होंगे कि वर्गीय व्यंजन स्पर्शी व्यंजनों को कहा जाता है, जिनकी संख्या 25 होती है। और जो ये हमारा ला है, यह हमारा अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आता है, तो आप लोगों ने इसे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, सजातीय स्वर बताइए। तो मित्रों, आपके ऑप्शन हैं अ, ई, उ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, या फिर सभी युग्म सही हैं। तो मित्रों, आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हमारे सजातीय स्वर होते हैं। और आप लोगों ने ध्यान रखना है मित्रों कि ए, ऐ, ओ, औ हमारे विजातीय स्वर होते हैं, जिन्हें हम लोग संयुक्त स्वर भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, संचार माध्यमों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो आपके ऑप्शन है 2, 4, 5 या फिर 3। तो मित्रों, संचार माध्यमों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन से 3 माध्यम होते हैं? तो एक होता है मित्रों श्रव्य माध्यम, यानी कि सुनने वाला माध्यम। एक होता है हमारा दृश्य माध्यम, जिसको हम देख देख के समझ सकते हैं। और एक होता है दृश्य श्रव्य माध्यम। तो मित्रों, ये तीनों हमारे संचार के माध्यम होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सरकारी पत्र किस शैली में लिखे जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं उत्तम पुरुष शैली, अन्य पुरुष शैली, मध्यम पुरुष शैली या फिर समान पुरुष शैली। तो मित्रों, आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों, सरकारी पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, जबकि जो हमारे अर्ध सरकारी पत्र होते हैं या फिर अन्य जो पत्र होते हैं वह उत्तम पुरुष या फिर मध्यम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में कौन सा एक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो मित्रों, आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, परिमाणवाचक और निजवाचक, ये चार आप लोगों के ऑप्शन है मित्रों। तो आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों, सर्वनाम का परिमाणवाचक भेद नहीं है। बात करी जाए मित्रों सर्वनाम की, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक व प्रश्नवाचक, यह 6 हमारे सर्वनाम के भेद होते हैं। परिमाणवाचक इसका भेद नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण कौन सा है? आप लोगों ने बताना है। आपके ऑप्शन है संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक या फिर परिमाणवाचक। तो मित्रों, आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों, आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें आधा लीटर दूध लिखा गया है, यानी कि नाप तोल वाली बात करी गई है। तो नाप तोल वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं वह हमारी परिमाणवाचक में चले जाती हैं, तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण हमारा मौजूद होगा। अगला प्रश्न है, में, पर कारक चिन्ह किस कारक के हैं? तो मित्रों, आपके ऑप्शन हैं संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा अपादान कारक। तो आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा मित्रों, अधिकरण कारक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अधिकरण कारक की विभक्ति होती है मित्रों में, पर, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, निशा शब्द में कौन सा कारांत है? आपके ऑप्शन हैं अकारांत, इकारांत, आकारांत या फिर उकारांत।
तो मित्रों आपको मैं बता देता हूँ कि कारांत कहते किसे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि निशा शब्द में सबसे अंत में कौन सा स्वर लगा हुआ है, तो बड़ा आ इसमें लगा हुआ है, तो इसमें कौन सा कारांत हो जाएगा, आकारांत हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलता कि मिनी, मिनी शब्द में कौन सा कारांत लगा हुआ है, तो आपको दिखता होगा कि नौ जो है हमारा, नौ में बड़ी ई की मात्रा लगती है, तो इसमें ई कारांत होता। अगर किसी का नाम वैशाली है तो उसमें भी ई कारांत होगा। अगर किसी का नाम पवन है तो उसमें अकारांत होगा। तो आप लोगों ने इस तरीके से ध्यान रखना है कि जो भी अंत में स्वर लगा होगा उस शब्द में, वह उस शब्द का कारांत कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, वह कौन सा है। आपके ऑप्शन है बचपन, पांचवा, सुंदरता या फिर कठिनाई। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बचपन शब्द में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, बाकी सभी शब्दों में हमारा प्रत्यय लगा हुआ है। आप लोग देख ही सकते हैं मित्रों की बच और पन, ये दोनों के दोनों शब्द कहीं से कहीं तक मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये इसमें क्या है मित्रों, हमारा प्रत्यय यूज में नहीं आया है, प्रत्यय इसमें नहीं लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, जो शब्द लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो मित्रों आपके ऑप्शन हैं अविकारी शब्द, विकारी शब्द, तत्सम शब्द या फिर तद्भव शब्द। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जो भी शब्द इन आधारों पर परिवर्तित हो जाते हैं वह विकारी शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। और जो शब्द लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं वह हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में यौगिक शब्द है प्रधानमंत्री, चारपाई, घोड़ा या फिर कुर्सी। तो मित्रों इसमें जो हमारा यौगिक शब्द है वह है प्रधानमंत्री। इसमें प्रधान और मंत्री ये दोनों शब्द ने मिलकर के इस शब्द को बनाया हुआ है, तथा बाकी अन्य शब्द हमारे यौगिक शब्द नहीं हैं। अगला प्रश्न है, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है ऋषि, ऋषिका, ऋषि पत्नी या फिर ऋषिणी। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऋषि का स्त्रीलिंग हमारा ऋषिका होगा। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी चुनिए। पहला शब्द है हमारा ज्योत्सना, दूसरा है वाल्मीकि, तीसरा है उज्जवल और चौथा है संशय। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो ज्योत्सना शब्द है वह हमारा अशुद्ध लिखा गया है। इसमें जो मित्रों तो के बाद शाह है ना, वह हमारा आधा सा होगा, तब जाकर के हमारा ज्योत्सना शब्द ठीक बैठेगा। बाकी सभी शब्द हमारे ठीक है, आपने सभी शब्दों को देख लेना है। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द बताइए। मित्रों इसमें मैंने जिजीविषा शब्द को 4 अलग अलग तरीकों से लिखा हुआ है। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की चाह। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सा वाला एक ठीक है। इसमें से ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। जिजीविषा हमारा ऑप्शन डी की तरह लिखता है, आप लोगों ने देख लेना है। अगला प्रश्न है, कृषाणु किसका पर्यायवाची है। आपके ऑप्शन हैं आग, चांदनी, जंगल या फिर पत्नी। तो मित्रों कृषाणु हमारा आग का पर्यायवाची है। आप लोगों ने आग के पर्यायवाची में याद रखना है अनल, आग, पावक, सिखी, सूची, हरि, वैश्वानर, हुतासन, ज्वलन, कृषाणु। आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगामी का विलोम शब्द क्या होगा। आपके ऑप्शन हैं विगत, तीव्रगामी, अतीत, भविष्य। तो मित्रों आगामी का विलोम शब्द आप सभी ने लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगामी का विलोम शब्द विगत होगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा। आपके ऑप्शन हैं झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना, रौब डालना या फिर बुरी आदत का शिकार होना। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा झूठा दिखावा करना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है सरसिज, क्षितिज, निहारिका या फिर अंतरिक्ष। तो मित्रों जहां पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए से दिखाई पड़ते हैं उसे क्षितिज कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक शब्दालंकार नहीं है। आपके ऑप्शन हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका जो ऑप्शन डी है ना वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों।
आप लोगों ने ध्यान रखना है कि शब्दालंकार कौन कौन से मुख्य, मैं आप लोगों को अलंकार बता देता हूँ, आप लोग उनको ध्यान रख लीजिएगा। तो मित्रों, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ये 5 हमारे मुख्य रूप से शब्दालंकार होते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी मुख्य अलंकार हैं वह सभी हमारे अर्थालंकार में आते हैं। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अर्थालंकार है, शब्दालंकार नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी एक बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? आपके ऑप्शन हैं अवधी, बघेली, कन्नौजी या छत्तीसगढ़ी। तो मित्रों, आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों, कन्नौजी जो है वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, जबकि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। मित्रों, अब हमारे उत्तराखंड के प्रश्न प्रारंभ हो रहे हैं। मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को अधिक से अधिक तथ्य यहाँ पे से मैं आप लोगों को बता दूं, जिससे कि आपको आपके आगामी एग्जाम के लिए हेल्प हो जाएगी। पहला प्रश्न है उत्तराखंड का, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FRI की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है मित्रों। 1894, 1905, 1906 या फिर 1908। तो मित्रों, आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1906 में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FRI की स्थापना करी गई थी। आप लोगों ने इसे ध्यान में रख लेना है। बात करी जाए मित्रों FRI की, तो इसकी स्थापना का श्रेय जाता है डिट्रिच ब्रैंडिस को। और अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि वन विभाग के प्रथम महानिदेशक कौन थे, तो डिट्रिच ब्रैंडिस वन विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। और वर्ष 2006 में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ने अपनी प्लेटिनम जुबली बनाई थी, यानी कि अपनी स्थापना को 100 वर्ष कंप्लीट किए थे। अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? आपके ऑप्शन हैं 28 अक्टूबर 1922, 28 अक्टूबर 1921, 13 अप्रैल 1921 या फिर 21 अप्रैल 1922। तो मित्रों, आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। 28 अक्टूबर 1921 को हमारी फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी मित्रों। अभी इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया था कि जो जितने भी लोग हैं उनके जो भी वनों के अधिकारों को सीमित करा जा रहा है, उनको थोड़ा सा कम करो, उनके लिए थोड़े से वनों को खुला छोड़ दो। और 13 अप्रैल 1921 को मित्रों फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया था। P विंडम इसके अध्यक्ष थे। आप लोगों ने फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के बारे में भी इतनी बातें ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, नए कानून के अनुसार वन पंचायत के कुल 9 सदस्यों में से कितनी महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है? आपके ऑप्शन हैं 4, 5, 3 या फिर 2। तो मित्रों, आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 हमारे महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान रखना है कि वन पंचायतों के कुल 9 सदस्यों में से 4 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। अगर आपसे पूछता है कि वन पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, तो 50% आरक्षण वन पंचायतों में महिलाओं को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का पहले OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो मित्रों, उत्तराखंड राज्य का पहला OTT प्लेटफॉर्म है हमारा, आप लोगों ने पहले ऑप्शन पढ़ लेने हैं, उत्तराखंडी, अम्बे सिने, उत्तराखंड OTT या फिर अम्बा। तो मित्रों, आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। उत्तराखंड राज्य का पहला OTT प्लेटफॉर्म का नाम है अम्बे सिने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, नैनीताल या फिर हरिद्वार। तो आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1946 में आचार्य चक्रधर जोशी जी के द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पहली बार हिमालयी राज्यों का सम्मेलन कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं 28 अगस्त 2018, 28 अक्टूबर 2019, 15 अगस्त 2020 और 9 जुलाई 2022। तो मित्रों, आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। 28 अक्टूबर 2019 में उत्तराखंड में पहली बार हिमालयी राज्यों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इसमें क्या हुआ था मित्रों कि सभी हिमालयी राज्य उत्तराखंड में आए थे, शामिल हुए थे इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। अगला प्रश्न है, गलत युग्म को चुनिए। तो मित्रों, आप लोगों ने इसमें से गलत युग्म को चुनना है। पहला ऑप्शन है आपका भेलछड़ा जलप्रपात, जो कि पिथौरागढ़ में है, वसुधारा जलप्रपात चमोली, खेड़ी जलप्रपात उत्तरकाशी और नीरगढ़ जलप्रपात नैनीताल। तो मित्रों,
आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। ऊपर के जो 3 है ना, वह तीनों के तीनों हमारे ठीक है मित्रों, जबकि जो नीरगढ़ जलप्रपात है वह ऋषिकेश में मौजूद है, नैनीताल में नहीं स्थित है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1964, 1965, 1966 या फिर 1967। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना वर्ष 1965 में उत्तरकाशी में करी गई थी और यहाँ ना पर्वतारोहियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आप लोगों ने इसको भी ध्यान में रख लेना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है हर्षिल घाटी, नीलंग घाटी, दून घाटी या फिर पाटली दून। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों उत्तराखंड का लद्दाख व पहाड़ का रेगिस्तान दोनों ही नीलंग घाटी को कहा जाता है और ये नीलंग घाटी हमारी उत्तरकाशी जिले में मौजूद है और इसी घाटी के पास ना हमारा नेलंग दर्रा भी स्थित है जो कि उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, पंतनगर यूनिवर्सिटी का नाम जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय कब किया गया था? आपके ऑप्शन है 1960, 1976, 1968 या फिर 1972। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका नाम जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय वर्ष 1972 में करा गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करी जाए पंतनगर यूनिवर्सिटी की स्थापना की, तो 17 नवंबर 1960 को पंतनगर यूनिवर्सिटी की स्थापना करी गई थी और नेहरू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। यह हमारे देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, अकबर और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भांति किस पवार शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? आपके ऑप्शन है प्रदीप शाह, फतेह शाह, नरेंद्र शाह या फिर मेदिनी शाह। तो मित्रों अकबर और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भांति हमारे फतेह शाह के दरबार में नवरत्न रहते थे। आप लोगों ने ध्यान रखना है, फतेह शाह यशोवर्णन काव्य इन्हीं के ऊपर लिखी गई रचना थी जो कि रामचंद्र कंडियाल के द्वारा लिखी गई थी। आप लोगों ने इसे भी ध्यान में रख लेना है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में शासन करने वाला एकमात्र पवार शासक कौन था? आपके ऑप्शन हैं ललित शाह, प्रद्युमन शाह, जयकृष शाह या फिर प्रीतम शाह। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रद्युमन शाह अल्मोड़ा में शासन करने वाला एकमात्र पवार शासक था मित्रों, और इसकी मृत्यु जो हुई थी वर्ष 1804 में गोरखाओं के साथ जब ये युद्ध कर रहा था, तो खोड़बुड़ा के युद्ध में प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो गई थी वर्ष 1804 में। आगे बढ़ते हैं, तिलाड़ी रवाई हत्याकांड के समय टिहरी नरेश कौन था? तो आपके ऑप्शन हैं सुदर्शन शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह तथा फतेह शाह। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तिलाड़ी रवाई हत्याकांड के समय टिहरी का राजा नरेंद्र शाह था और इस समय दीवान कौन था अगर आपसे पूछा जाता है तो चक्रधर जुयाल इस समय दीवान था, जिसे उत्तराखंड का यानी कि टिहरी का जनरल डायर भी कहते हैं। मित्रों बात करी जाए तिलाड़ी रवाई कांड की, तो 30 मई 1930 को यह हत्याकांड हुआ था और इसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, टिहरी नरेश सुदर्शन शाह द्वारा विल्सन नामक व्यक्ति को वनों को पट्टे यानी कि लीज पर कब दिया गया था? आपके ऑप्शन है 1840, 1828, 1842 या फिर 1830। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी नरेश सुदर्शन शाह द्वारा विल्सन को 1840 में वनों को लीज पर दिया गया था और यही विल्सन के द्वारा मित्रों एक ट्रांसपोर्ट की नई तकनीक यूज़ करी गई थी। इसने नदियों के द्वारा लट्ठों को जितने भी लकड़ियाँ थी उनको बहा दिया करता था और उनको उनके नियत स्थान पर पहुंचा दिया करता था। तो एक इसने ट्रांसपोर्ट की एक नई नीति चलाई थी विल्सन नामक व्यक्ति ने। अगला प्रश्न है, दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन हैं चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी या फिर बद्री दत्त पांडे। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा करी गई थी और अगर आपसे पूछा जाता है कि कब इसकी स्थापना करी गई थी तो 1964 में कोपेश्वर चौमूली में इसकी स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न है, राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है मास्कस काइसोगॉस्टर, कॉमन पिकॉक, सोसूरिया अबवेलेटा या फिर रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबवेलेटा।
बात करी जाए बुरांस की मित्रों, तो बुरांस का वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। और अगर आपसे पूछा जाता है कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मास्कस काइसोगॉस्टर हमारे कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है, जबकि कॉमन पीकॉक हमारी राज्य तितली है, जिसे हमने वर्ष 2016 में राज्य तितली घोषित किया था। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक को स्यालबुंगा भी कहा जाता था? तो मित्रों आपके ऑप्शन हैं लक्ष्मी चंद, रुद्रचंद, सोमचंद या फिर बाज बहादुर चंद। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्ष्मी चंद को स्यालबुंगा भी कहा जाता था, तथा साथ ही साथ में इसे लखुली बिराली नाम से भी जाना जाता था। आप लोगों ने इसे भी ध्यान में रख लेना है। अगला प्रश्न है, चंद काल में समस्त करों को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन है 36 रकम 32 कलम, 32 रकम 36 कलम, 36 कलम 32 रकम, 32 कलम 36 रकम। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 रकम 32 कलम, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा, हेनरी रैमजे कुमाऊं कमिश्नर के पद पर किस वर्ष बैठा था? आपके ऑप्शन हैं 1857, 1856, 1855 तथा 1854। तो आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1856 में हेनरी रैमजे कुमाऊं कमिश्नर के पद पर बैठा था। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय उत्तराखंड का कमिश्नर कौन था, तो हेनरी रैमजे उस समय कमिश्नर था। हेनरी रैमजे को मित्रों कुमाऊं का बेताज बादशाह और रामजी नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम कब लाया गया था? तो मित्रों आपके ऑप्शन है 1935, 1936, 1934 और 1937। तो आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम सबसे पहले वर्ष 1935 में लाया गया था, जिसके कारण से इसी राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम के द्वारा ही हमारा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1936 में करी गई थी। आप लोगों ने इसे भी ध्यान में रखना है। मैंने इन सभी वन तथ्यों के बारे में मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूं, जिसमें मैंने उत्तराखंड के वनों के इतिहास को आपको भली भांति समझाया हुआ है। मित्रों मैं उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप लोग जा करके फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा से पहले उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोना नदी वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शन है 1988, 1987, 1982 या फिर 1986। तो आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोना नदी वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1987 में पौड़ी गढ़वाल जिले में करी गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश किस महिला के लिए जारी किया गया था? आपके ऑप्शन हैं दुर्गा देवी, विष्णु देवी शाह, गौरा देवी या फिर कुंती वर्मा। तो मित्रों उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश कुंती वर्मा के लिए जारी किया गया था। आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रीय व राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला दुर्गा देवी थी, जबकि उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला विष्णु देवी शाह थी। आपने तीनों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, नंदप्रयाग का प्राचीन नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं गोस्थल, कंडासू, मोरध्वज या फिर बाड़ाहाट। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नंदप्रयाग का प्राचीन नाम कंडासू है। बात करी जाए नंदप्रयाग की, तो अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम यहाँ पर होता है, और जो नंदाकिनी नदी है वह नंदा घुंघुटी पर्वत से निकलती है। बाड़ाहाट हमारे उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय क्या है? आपके ऑप्शन है फरवरी से अप्रैल, मई से जुलाई, अगस्त से अक्टूबर या फिर नवंबर से जनवरी। तो आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय फरवरी से अप्रैल है। बात करी जाए बुरांस की, तो रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, गोरखों के समय पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर कौन सा था? आपके ऑप्शन हैं मरो कर, सलामी कर, घी कर या फिर सौन्या फागुन कर। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मरो कर पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था गोरखाओं के समय में। बात करें घी कर की, तो घी कर एक चराई कर था जो कि पशु चराने के लिए गोरखा लोग लेते थे। और सौन्या फागुन कर उत्सवों पर लिया जाने वाला, यानी कि तीज त्योहारों पर लिया जाने वाला कर था सौन्या फागुन कर। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के कितने जिले गढ़वाल को स्पर्श नहीं करते हैं? आपके ऑप्शन हैं 4, 2, 6 या 3। तो आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा दोस्तों।
इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुमाऊं के 2 जिले गढ़वाल को स्पर्श नहीं करते हैं। ये 2 जिले कौन से हैं दोस्तों? तो उधम सिंह नगर व हमारा चंपावत, ये जो 2 जिले हैं गढ़वाल मंडल को स्पर्श नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, कड़वाश्रम किन पर्वतों के मध्य बसा है? आपके ऑप्शन है हेमकूट, मणिकूट, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कड़वाश्रम हेमकूट व मणिकूट पर्वतों के मध्य बसा हुआ है और यह मालिनी नदी के तट पर स्थित है। आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि चंद्रकुंवर बरतवाल जी का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं 20 अगस्त 1919, 28 अगस्त 1925, 21 अगस्त 1920 या फिर 29 अगस्त 1920। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20 अगस्त 1919। 20 अगस्त 1919 को उत्तराखंड के प्रसिद्ध कवि चंद्रकुंवर बरतवाल जी का जन्म मालकोटी रुद्रप्रयाग में हुआ था। आपने ध्यान रखना है। काफल पाको इनकी एक प्रमुख रचना थी, आपने इसे भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं कोल, किरात, खस या फिर लोहार। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति हमारी कोल है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। और कोल जनजाति को ही मुंड या सबर नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, बूढ़ा केदार मंदिर किस जनपद में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली या फिर टिहरी गढ़वाल। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बूढ़ा केदार मंदिर टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाता है ये किन नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों, तो यह धर्मगंगा व बालगंगा नदी के संगम पर स्थित है हमारा बूढ़ा केदार मंदिर, जो कि टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का स्कोर इसमें अच्छा खासा आ रहा होगा। आप सभी का जो भी स्कोर आ रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को आपकी तैयारी का और मुझे भी आपके लोगों की तैयारी के बारे में पता चल सके कि किस प्रकार की आप लोगों की तैयारी है और कहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हो रही है। आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं उन टॉपिकों को आपको कवर कराने का प्रयास करूँगा। अगर आप लोग अभी तक चैनल पर रहे हैं मित्रों, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल में आपको सभी वीडियोस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी सभी टॉपिक्स पर, जिसमें आपके जीके, जीएस, हिंदी व उत्तराखंड के सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर कराया जाएगा। तथा साथ ही साथ में आपको एग्जाम से रिलेटेड आपके सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को भी उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग अपना सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।